हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 8 का अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सब्जेक्ट है विज्ञान और पूर्णांक आपका 50 का है। सेकेंड टर्म का यहाँ पर हम लोग मॉडल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपका पूर्णांक 50 का है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो चुका है, फर्स्ट टर्म में 50, सेकेंड टर्म में 50, टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। देखिए समय आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021-22 का ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाएं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। उत्तर देखिए, यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, पहला लंबाई में वृद्धि, दूसरा शारीरिक आकृति में परिवर्तन, तीसरा स्वर में परिवर्तन, चौथा जनन अंगों का विकास, पांचवा मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना, और छठा देखिए शरीर के विभिन्न भागों में बालों का उगना। ये सब परिवर्तन होता है यौनारंभ अवस्था में। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, रजोनिवृत्ति क्या है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखिएगा, मानव मादा के जनन काल की उत्तरावस्था में जब ऋतुस्राव चक्र रुक जाता है, इस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं। जब कोई भी महिला का ऋतुस्राव रुक जाता है, जब आखिरी बार मासिक धर्म होता है, तो उसी को हम लोग रजोनिवृत्ति कहते हैं। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाना है। तो इसका उत्तर देखिए, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र एक्स एक्स मिलकर मादा शिशु में विकसित होगा। फिर देखिए, जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र एक्स वाई मिलकर नर शिशु में विकसित होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगला हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किशोर तथा किशोरियों के गौण लैंगिक लक्षण का वर्णन करें। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, किशोरों तथा किशोरियों के गौण लैंगिक लक्षण, युवावस्था में किशोरियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा किशोरों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि किशोरियों को किशोरों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय की अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है, इसे ऋतुस्राव कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चित्र के द्वारा प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाइए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा। उत्तर देखिए, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के एक फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटक वर्णों में विभाजित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के विक्षेपण का ही एक उदाहरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिज्म है, यहाँ पर एक श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगा। जैसे कि इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं बैजानी पिनाला, ठीक है। इसमें 7 रंग होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर देखिए, परावर्तन के नियम, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। फिर दूसरा देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, घर्षण बल किस प्रकार लाभदायक है। तो इसका उत्तर देखिए, घर्षण बल लाभदायक है क्योंकि घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होता है। दूसरा, सभी तरह के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं। तीसरा देखिए, इस बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ में पकड़ सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर देखिए, क्योंकि चांद पर न कोई हवा है न कोई वायुमंडल, चांद की सतह पर खाली जगह है, ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है क्योंकि ध्वनि के संचरण
के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, तारे, प्रकाशित विद्युत बल्ब, आग, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। अगर देखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी, पुस्तक, मानव, दर्पण, दीवार इत्यादि। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्यों नुकसानदेह है? तो इसका उत्तर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो श्वसन के द्वारा शरीर में पहुंचती है। यह रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम करती है। ऑक्सीजन की कमी शरीर के लिए घातक हो सकती है। अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पुनः वनरोपण क्या है? इसका क्या महत्व है? तो इसका उत्तर देखिए, पुनः वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण किया जाता है। रोपण करने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। पुनः वनरोपण का महत्व, पुनः वनरोपण से वृक्षों की कमी की भरपाई की जाती है और पर्यावरण संतुलित रहता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर देखिए, हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीवन का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रह पाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, सुरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सल्फर के ऑक्साइड प्रदूषण को कैसे बढ़ावा देते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को श्वसन में ग्रहण करने से दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होती है। यह गैस फेफड़ों को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी कर सकती है। सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से मिलकर सल्फर के अम्लों का निर्माण करते हैं। ये जलवाष्प के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का रूप ले लेते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह एसिड रेन का कारण बनता है, इसीलिए सल्फर के ऑक्साइड प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, ओजोन परत के क्षय से क्या नुकसान हो सकता है? तो इसका उत्तर देखिए, ओजोन परत के क्षय से मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित होती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। अब देखिए, अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने देखा 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक, ये सभी 2 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम लोग अभी तक देखे हैं ये हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 नंबरी क्वेश्चन। अभी हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं ये 3 नंबरी क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर मिलेगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? यह 3 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर लिखने पर आपको 3 नंबर मिलेगा। तो देखिए इसका उत्तर शोर क्या है? देखिए, अनियमित कंपनों से उत्पन्न होने वाले अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। उदाहरण के लिए कक्षा में सभी बच्चों के तेज तेज बोलने से, हथौड़ा चलाने से। फिर देखिए संगीत, नियमित कंपनों से उत्पन्न प्रिय लगने वाली सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं, जैसे सितार के तार से उत्पन्न ध्वनि। यदि संगीत बहुत अधिक तेज तीखी ध्वनि का हो तो वह शोर का रूप धारण कर लेती है। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर। घर्षण कम करने के उपाय बताएं। तो इसका उत्तर देखिए, घर्षण को कम करने की विधियां। देखिए आगे ये भी आपका 3 नंबर का है। ओके, पहला देखिए, सतह को चिकना कर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। दूसरा देखिए, सतह पर पॉलिश कर घर्षण को हटाया या घटाया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा,
सतह पर पाउडर छिड़ककर घर्षण को कम किया जा सकता है। फिर चौथा देखिए सतह के ऊपर चिकनाहट वाले पदार्थ तेल, ग्रीस आदि लगाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। फिर देखिए पांचवा, रुखड़ी सतह पर साबुन का झाग देकर घर्षण को कम किया जा सकता है। सतह पर पानी देकर भी घर्षण बल कम किया जा सकता है। फिर देखिए छठा, वस्तु को धारा रैखिक बनाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। फिर देखिए सातवां, मशीन के कल पुर्जों में बॉल बियरिंग देकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर देखिए, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता, पहला, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। फिर देखिए चौथा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। फिर देखिए पांचवा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। फिर देखिए छठा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, पौधागत प्रभाव किसे कहते हैं, यह कैसे उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर देखिए, पौधागत प्रभाव वायुमंडल में ताप शोधक गैस CO2, NO2 आदि के बढ़ने से पृथ्वी की ताप का बढ़ना पौधागत प्रभाव कहलाता है। पृथ्वी सूर्य से आने वाली विकिरणों का अवशोषण करके गर्म हो जाती है। सभी गर्म वस्तुओं की तरह पृथ्वी भी विकिरण उत्सर्जित करती है, लेकिन तापक्रम कम होने के कारण पृथ्वी अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। ये अवरक्त विकिरण वायुमंडल में उपस्थित CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जलवाष्प मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा प्रग्रहित कर ली जाती है। इस प्रकार ये विकिरण वायुमंडल में कैद होकर वायुमंडल का ताप बढ़ा देती है। इस पूरे प्रक्रम को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन यह इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 21 नंबर, 21 नंबर, अम्ल वर्षा क्या है, यह कैसे होती है, इससे क्या हानियाँ हैं? यह भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर यानी कि गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके क्रमशः गंधकाम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर जब धरती पर गिरते हैं तब इन्हें अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण नदियों, तालाबों और झीलों का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। जल में रहने वाली मछलियों, केकड़ों व अन्य जलीय वनस्पतियों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यह भूमि की उर्वरता को भी कम कर देता है। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का संक्षरण होगा, यहाँ पर ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, संक्षरण हो रहा है। इस घटना को संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। मथुरा स्थित तेल परिशोधक कारखाने से निकलने वाले कणों के कारण ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। अब देखिए 22 नंबर, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, दृष्टि दोष के प्रकारों को समझाएं। तो निकट दृष्टि दोष होता है और दीर्घ दृष्टि दोष होता है, दोनों को समझाना है। तो इसका उत्तर देखिए, निकट दृष्टि दोष, जब कोई व्यक्ति नज़दीक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। जैसा नाम है उसका उल्टा इसका होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में हम लोग दूर का वस्तु को आसानी से नहीं देख पाते हैं, सामने का वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग कर दूर किया जाता है। आगे देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु नज़दीक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग कर दूर किया जाता है। तो इस तरीके से इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 8 का टर्म 2 का मॉडल क्वेश्चन सोल्व किए 2022 का, जो आपका जून में 16 जून से स्टार्ट होने वाला है, उस एग्जाम का यहाँ पर हम लोग मॉडल क्वेश्चन देखे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर
क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।